लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। तो सबसे पहली चीज कि जो बोरोन है वो नॉन मेटेलिक या मेटेलॉइड नेचर का होता है, जबकि अदर जो एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वो सभी मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। दूसरी बात कि ये जो बोरोन होता है ये हार्ड और ब्लैक सॉलिड होता है, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इनका जो क्रिस्टलाइन लैटिस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि अदर जो मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वो मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होगी। पर बोरोन नॉन मेटल है। अब डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो वहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। गैलियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। कितना है? 303 केल्विन, और समर टाइम में ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसे टेम्परेचर चेक करने में भी यूज किया जाता है। किसको? गैलियम को। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की और केमिकल रिएक्टिविटी में जो ट्रेंड्स आते हैं उनकी बात करेंगे। तो बोरोन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बोरोन स्मॉल साइज का एटम है क्योंकि ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है, तो स्मॉल साइज है। उसके बाद जो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उनका सम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर दूसरा उसके बाद एक और निकाला तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर तीसरा निकाला तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इन तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है किसके केस में? बोरोन के केस में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। होगा ही सही ना वो तो, क्योंकि साइज स्मॉल है। पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ही काफ़ी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी। फिर उसके बाद सेकेंड और निकाल रहे हो और ज़्यादा लगेगी, थर्ड निकाल रहे हो और ज़्यादा लगेगी, तो वो सम तो हाई आना ही है। उसके बाद तो ये बोरोन जो होता है ये +3 आयन का फॉर्मेशन को रोकता है, मतलब ये +3 आयंस नहीं बनने देता है। और ये उस बोरोन को, इस कारण से ये जो बोरोन है ये फोर्स करता है कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। मतलब यहाँ क्या हो रहा? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जा रही है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये क्या शो नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रुप क्या इसका 3A का मेंबर है ना ये, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, पर ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। क्लियर होती है बात? अब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की ओर जाते हैं। तब जो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है वो एल्यूमिनियम के केस में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि साइज तो अब बढ़ चुकी है ना, तो अब जैसे साइज बढ़ी तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, कम रिक्वायर्ड होगी। फिर दूसरे को निकालने के लिए एज कम्पेयर टू बोरोन कम होगी। क्लियर है? तो उनका सम भी क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, Al3 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गई है यहाँ तक बात सभी को? अब हम बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो क्या होता है। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है डी इलेक्ट्रॉन और डी और एफ ऑर्बिटल का वो काफ़ी पुअर होता है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल क्या है? हाईली डिफ्यूज्ड शेप के हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो इतना नहीं हो पाता है, और रिपल्शन नहीं हो पाएगा मतलब शील्डिंग
मतलब शील्ड नहीं कर पाएंगे, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर आने से शील्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ns इलेक्ट्रॉन होगा वो काफी टाइटली हेल्ड हो जाएगा, न्यूक्लियस से काफी टाइटली हेल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए वो शील्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ns इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और न्यूक्लियस के जैसे जैसे पास आता गया मतलब वो अब और ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हो चुका है, मतलब और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो चुका है न्यूक्लियस से। तो अब उसको क्या निकाल पाना संभव है, नहीं संभव है। और इसीलिए वो ns इलेक्ट्रॉन जो है जो प्लस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, और इसी को तो हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट करता क्या है कि ns इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने से रोकता है, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन पास आ चुका है, अब वो थोड़ी जाएगा क्या दूर वापस, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और इस कारण से क्या होंगे कि ओनली p इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे बॉन्डिंग में, क्योंकि वो थोड़े s से दूर है ना, तो वो पार्टिसिपेट कर लेंगे। क्लियर होती है बात। आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इंडियम और थेलियम और गैलियम, गैलियम इंडियम और थेलियम जो होते हैं वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। परंतु प्रीडोमिनेंटली अगर हम देखा जाए तो थेलियम की प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है, मतलब इसमें काफ़ी ये स्टेबल होता है, क्योंकि बाकी अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन और ns के अगर देता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो तो वैसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट में चले गए हैं। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रीडोमिनेंट होती है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो +1 में कौन स्टेबल हो पाएगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर थेलियम होता है, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें इंडियम और थेलियम की तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जा रहा है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ns के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पास आएंगे। तो अब बचा क्या, p का इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं कि यहाँ 13 ग्रुप के एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2np1। तो अब p का ही इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो सकता है या उसे दे सकता है, वो ओनली p का इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, और एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्योंकि p के अंदर np1 एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी थेलियम के केस में बढ़ जाती है, जबकि एल्यूमिनियम के केस में सबसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी d और f इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ा था तो ये देखा था कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था वो क्या होता था, नियॉन और फिर उसके बाद ns2np1, ठीक है, यही होता था ना, 3s2 3p1। और यहाँ पर कोई डी इलेक्ट्रॉन्स तो थे नहीं, डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो यहाँ पर मतलब डी ऑर्बिटल्स नहीं था, मतलब यहाँ पर कोई डिफ्यूज्ड शेप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे डी और एफ में। तो यहाँ पर शील्डिंग क्या थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो वो शील्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या हो रहे थे कि वो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा था, तो वो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे थे, तो वो इजीली तीनों इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था और Al3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर पा रहा था, मतलब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब हम अगर बात करें तो एक जनरल बात निकल करके आती है कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड हैं वो काफ़ी आयनिक होते हैं इन एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ अगर हम एक जनरलाइजेशन लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, तो हमने फजान रूल पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है कि कोई भी केटायन जितना छोटा होगा, किसी भी कंपाउंड में कोई भी केटायन जितना छोटा होगा मतलब वहाँ पर उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो अगर हम बात करते हैं +1 ऑक्सीडेशन मतलब +1 की, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो थोड़ा छोटा हो पाएगा, पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसने दे दिए तो यहाँ पर +3 चार्ज, मतलब यहाँ 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वो और छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए पर प्रोटॉन थोड़ी निकले हैं, तो वो और ज़्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। अब अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पर प्रोटॉन कितने अभी भी 13 ही हैं। 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम उसका साइज Al+ का साइज छोटा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें Al3 पॉजिटिव की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अब हमको निकाल देना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं 10, और प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं 13 हैं, और 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे तो इसका साइज और भी छोटा हो जाएगा। मतलब Al3 पॉजिटिव का साइज छोटा है, मतलब केटायन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा केटायन होगा उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना। तो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे वो कोवेलेंट होंगे, पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो मोर आयनिक हो जाएंगे। क्लियर होती है यहाँ पर बात? ठीक है। अब अगर ट्राइवेलेंट स्टेट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखिए बोरोन BF3 कंपाउंड हमने लिया है, तो यहाँ पर इसके अराउंड कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सेंट्रल एटम के अराउंड। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहाँ पर 6 ही हो रहे हैं, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर ले तब जाके इसके पास 8 हो जाएंगे। तो इसकी टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और ऐसा करेगा ये तो ये क्या बन जाएगा, लेविस एसिड बन जाएगा, क्योंकि लेविस एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। वहीं हम अगर BCl3 की बात करें तो BCl3 भी एक, यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करता है, जैसे अमोनिया, अमोनिया के पास NH3 बनने के बाद क्या एक लोन पेयर रह जाता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये BCl3 एक्सेप्ट करके BCl3 बना लेता है। NH3 क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ, मतलब इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके बोरॉन को दे दिए हैं। अब हम अगर लुईस एसिड की तरह बिहेव जो ये करते हैं तो वो टेंडेंसी कैसे डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज कैसे होगी वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी, तो वो डाउन द ग्रुप होगी, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ा है। अब न्यूक्लियस इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉनों पे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन टेंडेंसी कम हो गई, मतलब लुईस एसिड की तरह बिहेव होने की टेंडेंसी भी उसकी कम हो गई। AlCl3 की अगर हम बात करते हैं तो AlCl3 भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, पर ये स्टेबिलाईज कैसे होता है, डाइमर का फॉर्मेशन करके स्टेबिलाईज होता है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, ये दोनों क्लोरीन, ये AlCl3 पूरा है, एक मॉलिक्यूल AlCl3 का ये, और एक मॉलिक्यूल AlCl3 का पूरा ये, और ये वाला Cl जो इस Al का है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस Al से जुड़ा हुआ है, और ये वाला Cl जो कि इस Al का है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, किसको, इस वाले एल्यूमिनियम को, और ये डाइमर फॉर्म बना रहा है और स्टेबिलाईज हो रहा है। क्लियर होती है बात? क्योंकि यहाँ आप 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 2 2 4 2 6 और यहाँ इसने 2 दे दिए तो ये 8 हो गई, ये ऑक्टेट कंप्लीट होगी ना इसकी। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में जहाँ बात करेंगे इसके आगे के बारे में।